हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि ड्यूका इंडिया के इस ऑसम प्लेटफॉर्म पे हम गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर लेके आए हैं आपके लिए क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस कंप्लीट कर देगा। तो चाहे आप क्लास 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स पढ़ते हो, जैसे कि आप रिडॉक्स पढ़ोगे, उसमें भी आपको बॉन्डिंग काम आएगी। आप जैसे डीएनएफ ब्लॉक पढ़ोगे 12th में, उसमें भी आपको बॉन्डिंग काम आएगी। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, उसमें भी आपको बॉन्डिंग काम आएगी। तो याद रखना, केमिकल बॉन्डिंग आपको, यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, यदि आप जेई की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर तो आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत काम आएगी, क्योंकि पी ब्लॉक आप पढ़ते हो जो कि हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है। उसमें तो पूरी केमिकल बॉन्डिंग ही है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स के बारे में। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग का, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने केमिकल बॉन्डिंग में अब तक जो पढ़ा है, उसमें सबसे पहली चीज हमने ये देखी है कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो दो एटम के या दो एलिमेंट को आपस में कंबाइन करके रखता है। दूसरी चीज हमने ये देखी है कि केमिकल बॉन्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग आइदर स्ट्रांग हो सकता है और वीक हो सकता है। स्ट्रांग बॉन्डिंग हमने पढ़ा है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में हमने ये देखा है कि कोई भी बॉन्ड जो होते हैं ना, आइदर स्ट्रांग हो सकते हैं दोस्तों, और वीक हो सकते हैं। ये हमने पढ़ा है। बॉन्ड आइदर स्ट्रांग हो सकते हैं और वीक हो सकते हैं। यदि बॉन्ड मेरे स्ट्रांग हैं, कोई भी बॉन्ड जो स्ट्रांग होगी ना, वो आइदर कंप्लीट ट्रांसफर से होगी, ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको, या फिर शेयरिंग से होगी। तो जब कंप्लीट ट्रांसफर से होती है ना, तो हम कहलाते हैं उसको आयनिक बॉन्ड। ये हम पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं हम। और यदि शेयरिंग से होगी, तो दो चीजें होगी, आइदर इक्वल शेयरिंग होगी और अनइक्वल शेयरिंग होगी। यदि इक्वल शेयरिंग होती है, तो इक्वल शेयरिंग को हम कहते हैं दोस्तों कोवैलेंट। और यदि अनइक्वल शेयरिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो हमने यहां तक पढ़ लिया था पिछले लेक्चर्स में कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड हमने पूरा पढ़ लिया। हमने शेयरिंग में कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था। आज हम अनइक्वल शेयरिंग की बात करेंगे। सर, अनइक्वल शेयरिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? आज हमारा टॉपिक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है। पूरा डिफिकल्ट टॉपिक बच्चों को ये लगता है इन जनरल, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो जनरली स्कूलों में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। बट इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12th में पूरी का पूरा चैप्टर इस टॉपिक पे बेस्ड। तो आपके बोर्ड के लिए भी ये बहुत काम आएगा। तो इस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नाम है दोस्तों? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, कहानी के साथ पढ़ने वाले हैं, इसलिए टेंशन नहीं होगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनता है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसकी जरूरत आपको क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। यानी कि हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये बॉन्ड तो होता ही होता है बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड। ठीक है, इसके बारे में हम क्लास 12th में बात करेंगे। मेटल और लाइगेंड के बीच में होता है। तो अब हम ये समझते हैं दोस्तों कि आखिरकार कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती क्या है, और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कैसे होती है और क्यों होती है। तो देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कुछ होता नहीं है। ये एक्चुअल में ऐसी चीज है ना, जो अनइक्वल शेयरिंग को दिखाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डेटिव, डेटिव, डेटिव।
इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। डेटिव बॉन्ड, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। डेटिव बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान दो होता क्या है। सबसे पहले जी इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग? व्हेन अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। कैसे होता है ये? ठीक है, तो देखो मान लो मैं आपको कहानी समझाता हूँ कि मान लो कि आप क्लासरूम में आए हो और आपने केमिस्ट्री की बुक लेकिन नहीं आया, और आपका फ्रेंड सारी बुक लेके आया है। तो वो क्या करेगा, अपनी केमिस्ट्री की बुक आपको दे देगा कि यार ले, तू शेयर कर ले, तू ले ले मेरी बुक। तो यहाँ पर आप उसे कुछ नहीं दे रहे हो, वो आपको दे रहा है। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, जिसमें एक ही शेयर कर रहा है। ओनली वन इलेक्ट्रॉन, ओनली वन एटम शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, ओनली वन एटम शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो डेफिनेशन क्या होगी? ओनली वन एलिमेंट शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो देखो, मान लो कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल मेरा है BF3। चलो मैं आज BF3 बनाता हूँ। क्या सबको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है बनाने के लिए? BF3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबको आता है बनाने के लिए? चलो मिलके बनाते हैं दोस्तों। देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है पहले मेरे को ये बताओ। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,3। ये तो सबको पता है, आसान है बिल्कुल भी। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना होता क्या है। तो आपने बोरॉन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम फ्लोरीन को भी देखते हैं। फ्लोरीन का क्या होता है दोस्तों? फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,6, सॉरी 7। ये फ्लोरीन का केस हो गया। 2,7 इज द फॉर फ्लोरीन एंड 2,3 फॉर द बोरोन। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या होगा। यदि मैंने बोरॉन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना चाहा तो मैं क्या करूंगा, ये बोरॉन यहां पे लिख दूंगा, और इसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन डालूं बताओ? इसके चारों ओर मैं डालता हूं टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बोरोन का। तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन डालूंगा इसके अंदर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां डाला, एक इलेक्ट्रॉन यहां डाला, और एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया। अब मुझे बनाना है BF3 का, यानी 3-3 फ्लोरीन आ गए। कोई बात नहीं, 3-3 फ्लोरीन ले लेंगे हम। तो हमने क्या करा, एक फ्लोरीन यहाँ पे लिया, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे लिया, और तीसरा फ्लोरीन यहाँ पे ले लिया। ध्यान से देखना, पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। अब फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ये देखो, ये फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं दोस्तों? 7। तो हम फ्लोरीन के चारों ओर 7 लिखेंगे। तो 7 कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये मैंने फ्लोरीन का लिखा है। आप क्रॉस से लिख लो, आपको एक सेकंड, चलो मैं क्रॉस से लिख देता हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये फ्लोरीन का लिख दिया। सिमिलरली इस फ्लोरीन का भी मैं लिखने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, इस फ्लोरीन का भी लिखूंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब एक बात बताओ, इस बोरॉन के खुद के 3 इलेक्ट्रॉन थे, और इसने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया फ्लोरीन से। तो इस बोरोन का ऐसा कुछ, ये वाला, ये बॉन्डिंग हो गई। और फ्लोरीन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली यहाँ यहाँ। तो फ्लोरीन ने कुछ ऐसा बना लिया होगा। ये मेरा फ्लोरीन का हो गया। तो एक बात बताओ, क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है?
क्या लाल वाले घेरे को ध्यान से देखो, लाल वाले को मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझो। लाल वाले घेरे को देखो, लाल वाले घेरे को, ये मेरा लाल वाला घेरा है, डेंजर डेंजर का साइन है। लाल वाले घेरे को देखो, देखो देखो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, लाल वाले घेरे को देखो। अब बताओ क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं है। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन का ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे फ्लोरीन का कंप्लीट है। आप गिन लो, 1 2 5 क्रॉस 6 7 क्रॉस से और एक डॉट से है, 7 क्रॉस से एक डॉट से, 7 क्रॉस से एक डॉट से। बट क्या बोरोन का कंप्लीट है ऑक्टेट? नहीं है। तो बोरॉन क्या करेगा? बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो दैट मींस कि BF3 एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला कंपाउंड है। समझो मेरी बात। इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी कि जब ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, तो ये एक्चुअली हम पढ़ते भी हैं। हम क्या करते हैं, जब ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं ना, तो ऑक्टेट रूल की हम लिमिटेशंस भी देखते हैं। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल? तो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस ये होती है कि कुछ एक कंपाउंड ऐसे भी फॉर्म होते हैं जिसमें क्या होते हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस क्या होगी? दो टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, एक तो हाइपोवैलेंट और एक हाइपरवैलेंट। हाइपोवैलेंट कंपाउंड, हाइपोवैलेंट कंपाउंड, और सेकेंड वन इज हाइपरवैलेंट कंपाउंड, हाइपरवैलेंट। तो कोई कोई बॉन्डिंग तो ऐसे होगी जिसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होगी, तो उसको हम हाइपोवैलेंट कहेंगे। और किसी किसी बॉन्डिंग में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, और किसी किसी में क्या होती है दोस्तों, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होती है। तो जिसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगी ना, उसको हम हाइपोवैलेंट कहेंगे। आप खुद ही सोचो इस बात को। हमने पहले ये बोला था कि बॉन्डिंग तभी फॉर्म्ड होगी जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, बट यानी कि लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसे भी एलिमेंट होते हैं ना, मतलब कंपाउंड बनते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, तो उनको हम हाइपोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, जिसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे BF3 हो गया अपना, AlCl3 हो गया अपना, ऐसे। और किसी किसी में ना मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, उसको हाइपरवैलेंट कहते हैं, जैसे PCl5 होता है हमारा, PCl5। इसके बारे में हम और डिस्कस करें, बट पहले तो आप ये समझो कि BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यदि BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की ताकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। क्योंकि हम BF3 इस वाले बोरॉन को देखो, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी स्टेबल होगा। अभी नहीं है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, एक्सेप्ट करना चाहेगा ये, ठीक है। चलो ये तो हो गई BF3 की बात। सपोज करो मैं NH3 की बात करता हूँ। NH3 की बात करता हूँ। NH3 क्या होता है? NH3 के अंदर नाइट्रोजन मान लो मेरा है, तो नाइट्रोजन का मैंने ये देखा कि भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,5। तो मैंने नाइट्रोजन लिखा और इसका लिख दिया 7, तो 2,5, 5। तो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो अब इसके पास है हाइड्रोजन 3, क्योंकि NH3 है मेरा, तो 3 क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्या हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है?
सॉरी डुप्लेट कंप्लीट है, बिल्कुल है, 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। सारे हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। सबको नजर आ रहा है? ठीक। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? देखो ध्यान से। कौन से कलर से लूं यार, ये लेता हूँ। नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। नाइट्रोजन के तो मुझे 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा हुआ है। मतलब नाइट्रोजन को ऐसे में NH3 बना दूं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम लोन पेयर कहते हैं। ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, और ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम लोन पेयर कहते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करूं, यदि वो आइदर दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ये पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, और या तो वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में या फिर वे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आइदर दे विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग और डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो कहलाएंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। और जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे तो कहलाएंगे वो लोन पेयर। क्या कहलाएंगे? लोन पेयर। those electron which can participate in bonding is called bond pair, and those electrons which cannot participate in bonding is called lone pair. तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दो चीजें होती है। तो एक बात बताओ, इनके इस नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड पेयर है? 1 2 3। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज लोन पेयर। दिस इज लोन पेयर। ये यहाँ पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अभी समझाता हूँ, क्योंकि इसका भी यूज होगा अभी, है ना। अभी जब हम और पढ़ेंगे इसके बारे में तो हम थोड़ा सा इसके बारे में ये सीखेंगे कि क्या बॉन्ड पेयर होते हैं और क्या लोन पेयर होते हैं, और उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या यूज होता है। तो मैंने NH3 बनाया, NH3 में क्या है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। तो अब देखो, मेरे पास क्या था, 2 दोस्त थे। एक दोस्त का नाम था NH3, ये मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है NH3। इसके पास क्या है दोस्तों, एक लोन पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। दूसरा मेरा दोस्त है जिसका नाम है BF3। क्या नाम है? BF3। दिस इज NH3 एंड दिस इज BF3। तो अभी इसका शेप, एक्चुअली इसका शेप ट्रायगोनल प्लेनर होता है और इसका टेट्राहेड्रल होता है। तो अभी इसके शेप पे मत जाओ, उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे है हाइब्रिडेशन, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, किसे निकालते हैं, सब बात करेंगे। अभी ये समझो कि ये BF3 है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा। 2 दोस्त थे, एक दोस्त का नाम था NH3 और एक दोस्त का नाम था BF3। तो ये NH3 जो था, 2 दोस्त थे हमारे, एक दोस्त का नाम है NH3, ये मेरा एक दोस्त है, ये मेरा एक दोस्त है NH3 नाम का, और ये मेरा एक दोस्त है BF3 नाम का। ये मेरा NH3 दोस्त है और ये मेरा BF3 दोस्त है। दोनों दोस्त पास पास आए और बोलते हैं हाय, हाउ आर यू, क्या हाल है, ठीक है सब। तो एक NH3 था, एक BF3 था। तो NH3 बोलता है भाई कैसा है तू, सब सही चल रहा है? तो BF3 कहता है क्या करूं भाई, बहुत टेंशन हो रही है, मैं तो बहुत अनस्टेबल हो गया हूँ। तो NH3 पूछ रहा है भाई क्या ऐसा हो गया? तो BF3 कह रहा है भाई क्या बताऊं, मेरा तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मेरे पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं कैसे स्टेबिलिटी बता। तो NH3 कह रहा है भाई तू टेंशन मत ले, तेरे को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो BF3 कह रहा है
भाई 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बस मेरे को, क्योंकि 6 तो मेरे पास हैं, 2 और आ जाएंगे 8 हो जाएंगे। तो NH3 ने कहा ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तू मेरे से ले ले। तो NH3 से 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? BF3 लेगा, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर क्या बॉन्डिंग होगी दोस्तों? कुछ ऐसी बॉन्डिंग होगी, ध्यान से बैठिएगा। ये रहा अपना, ये वाले बॉन्ड, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यानी कि जो लोन पेयर बचे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वही तो डोनेट कर सकता है ना। जिसका बॉन्ड बना रहा है वो थोड़ी दे पाएगा। तो ये जो लोन पेयर बच गया इसके पास, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वही इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो यहाँ पर केवल एक साइड से बॉन्डिंग हो रही है, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। ओनली वन एलिमेंट और ओनली वन एटम शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। बोरॉन कुछ नहीं दे रहा है इसको, केवल नाइट्रोजन ही दे रहा है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। क्या आप सबको ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग? ये NH3 और BF3 का मैंने केस बताया आपको। बिल्कुल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरीके से हम लिखते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने दोस्तों ये देखा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के बारे में कि ओनली वन एलिमेंट शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला, है ना। और ये डायरेक्शन क्या है लोन पेयर का, और ये अपना डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइपोवेलेंट कंपाउंड का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और मैंने आपको ये, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कोई भी आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, MCQ में पूछ दे आपसे, है ना, तो उसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं ना। अब तो फेमिनिज्म आ गया, बट पहले मैं आपको एक, मैं इसको कैसे याद कर रहा था, सुनो मेरी कहानी सुनो। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही डोनेट करता है, उसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आ गया मेरे, जब मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था, तो एक क्वेश्चन आया था हमारे जी में, यार डेटिव बॉन्ड जो होते हैं ना, उस डेटिव बॉन्ड को क्या कहते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, 4 ऑप्शन थे डेटिव बॉन्ड, और तो 4 ऑप्शन थे। तो उस समय ना कहीं पढ़ा नहीं था हमने, बाद में पता चला कि इसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं। बट दिमाग लगाया, दिमाग कैसे लगाया, नाम ही है इसका डेटिव। जब भी आप डेट पे जाते हो, पहले के जमाने में ये होता था, अब तो खैर इक्वालिटी है, फेमिनिज्म है, तो दोनों पे करते हैं। जब भी आप डेट पे जाते हो तो कोई एक ही इंसान पे करता है। तो इसमें भी क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई एक ही इंसान डोनेट करता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। छोटा सा है, आपको दिमाग में आ जाएगा, कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल बनाया आपको, और ये बताया कि BF3 जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। और वो इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट करेगा, है ना, जिसके पास लोन पेयर है उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एक चीज और यहाँ पे जानने वाली बात है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं ना, वो लुईस एस, देखो बहुत बहुत छोटी सी बात है बट आपको जाननी चाहिए। एक जो लुईस है ना हमारे, वो ऐसे साइंटिस्ट थे ना जो बहुत कुछ बोल के चले गए। उन्होंने ये बोला, भाई देख मैं ना स्ट्रक्चर तो बता दिया, बट मैं थोड़ा एसिड बेस के बारे में भी बता देता हूँ, आपको नॉलेज दे देता हूँ, ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए, ताकि आप लोगों का भला हो जाए। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा है कि एसिड जो होते हैं ना हमारे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, समझो। एसिड हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और जो हमारे बेस होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं। एसिड हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और बेस हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं। एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ऑब्वियसली यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसका ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होना चाहिए।
है ना। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा, अदरवाइज क्यों करेगा। ठीक है, ये समझ में आया। एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ना। ठीक है, अब इस बात को ऐसे समझो कि यदि मैंने BF3 मॉलिक्यूल लिया है, तो BF3 मॉलिक्यूल का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो क्या BF3 एक लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। इस बार का जेई का क्वेश्चन है ये, इस बार जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ लुईस एसिड। सॉरी, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये, 2023 के नीट का एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ लुईस एसिड, और विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज एन एसिड। तो BF3 उसका आंसर था, सीधा आंसर आता आपको, चार ऑप्शन दे रखे थे। कितना आसान है, केमिकल बॉन्डिंग से इस बार नीट में 22 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड विच एक्ट्स एज एन एसिड। ठीक है, तो लुईस ने बोला था कि जो भी चीजें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एसिड बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। यहाँ पर हमने ये चीज देखी थी। तो हमने क्या देखा कि BF3 तो हमारा क्या है, लुईस एसिड है। तो BF3 हमारा क्या होता है, लुईस एसिड कहलाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। एक बात बताओ, मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो क्या होगा, एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो क्या होगा, बेस होगा। ये लुईस ने बोला था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एसिड क्या है मेरा, लुईस एसिड BF3, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। तो एक बात बताओ, जब मैंने कंपाउंड आपका बनाया है ये NH3, इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, ये वाला कंपाउंड। तो एक बात बताओ, ये जो कंपाउंड है NH3, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, BF3 को, और BF3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। समझना मेरी बात, ध्यान सुनना। NH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और BF3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। NH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और BF3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। समझो, समझ में आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो भी चीजें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती है, दैट विल एक्ट एज अ बेस। तो क्या मैं NH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो क्या मैं इसको बेस बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हो सर। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, यदि BF3 मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या मैं इसको एसिड बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हो सर। अभी मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड कहलाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो बेस कहलाएंगे। तो NH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देयरफॉर इट एक्ट एज एन एसिड, और BF3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, देयरफॉर इट एक्ट एज एन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन NH3 डोनेट करेगा तो एक्ट एज एन बेस, और BF3 एक्सेप्ट करेगा तो एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एसिड बेस के साथ भी आप बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दैट इज एक्ट एज एसिड, सॉरी बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड की तरह एक्ट करता है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही रिलेटेड है ये एसिड बेस। ऐसे पूछ देगा आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा मैं इन डेप्थ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर समझाया, ठीक है। एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि केमिकल बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने टाइप्स के, सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, किन किसके बीच में बनता है, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। हमने ये देखा कि बॉन्ड हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, वीक में जो कंप्लीट ट्रांसफर होगा दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, और जो शेयरिंग होगा, यदि इक्वल शेयरिंग है तो कोवलेंट, अनइक्वल शेयरिंग है तो कोऑर्डिनेट। दूसरी चीज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में को हम डेटी बॉन्ड भी बोलते हैं, जो कि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, एक पार्टी ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, therefore it is called an, ठीक है। अब देखो, जब एक एलिमेंट शेयर करेगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, इसको हम एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से एरो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट डिफिशिएंट कंपाउंड, और ये लोन पेयर है।
तो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास जा रहा है। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको BF3 का, तो BF3 मेरा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, ठीक है, और लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा आपका। तो यहाँ पर हमारा BF3 मैंने बनाया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद NH3 कंपाउंड मैंने बनाया है, जिसके पास की ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास एक लोन पेयर है। मैंने आपको ये भी समझाया कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है। क्या बताया था मैंने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उसको हम बॉन्ड पेयर कहेंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसको हम लोन पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? लोन पेयर कहेंगे। तो ऑक्टेट रूल, तो यहाँ पर NH3 के पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ये लोन पेयर नहीं कर रहा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड, समझ में? बॉन्ड पेयर क्या है? 3 है और लोन पेयर 1 है। तो लोन पेयर डोनेट करेगा बिटवीन एसिड एंड द बेस, के बीच में डोनेशन होगी, ठीक है। मैंने आपको ये सिखाया। उसके बाद क्या बताया था, एक ऑक्टेट रूल जो होता है, ऑटोमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है। लिमिटेशंस क्या होती है? हाइपोवेलेंट, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाइपरवेलेंट, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और वीक अपने हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोवेलेंट में क्या होते हैं? जिसके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, फॉर एग्जांपल BF3, AlCl3 हो गया अपना, BH3 ले लो अपना, AlCl3 है, सॉरी, AlCl3 हो गया अपना, AlBr3 हो गया अपना, AlI3 हो गया अपना। ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है, जिसको कि हम हाइपोवेलेंट भी कहते हैं। और एक हाइपरवेलेंट होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड नहीं है, जिसके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट, PCl5। ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में सीखी। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम और आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात, अब तो हो गई सारी, अब कितनी करें, बट हम बात करेंगे इनके बारे में कि कैसे हम वीक बॉन्ड को डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्सेस के। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए